And I'd like to welcome Rajiv here. Thank you for taking time out from Parliament today. Today's show is, this is the India News Munch, and actually Rajiv is from the South, but recently he's been also complimented by the Prime Minister for his versatility in Hindi. So Rajiv, we will go bilingual on this. आपका स्वागत है एंड जैसे कि उदय ने बताया कि वी आर टॉकिंग अबाउट नया भारत द न्यू एज अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी बट वी आल्सो कम अप फ्रॉम कोविड के टाइम से आए हैं और आपको जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसमें काफ़ी गंभीर रोल प्ले करना पड़ेगा बिकॉज द बिगेस्ट फॉल आउट ऑफ कोविड इज अनएम्प्लॉयमेंट and you really have a license to skill, as they say. So what are the plans? Because a lot of people who are out of a job are the young. You know, there a survey also has come out that older people still retain their jobs, but the younger ones have not been able to find new jobs. तो उसके लिए कुछ आपके plans है, क्या करेंगे मंत्री? तो पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया. मेरे हिंदी के बारे में किसी ने कोई कॉम्प्लीमेंट दिया नहीं है. मेरे हिंदी के प्रयास के लिए कॉम्प्लीमेंट मिला था. तो आई विल मिक्स इट अप विद हिंदी एंड इंग्लिश. आई डोंट क्लेम टू बी वेरी प्रोफिशिएंट इन हिंदी, लेकिन केंद्रीय विद्यालय का हिंदी है तो मैं ट्राई तो करूंगा ही. एक तो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि द यूजुअल नरेटिव इज दैट आई टुक सम टाइम ऑफ फ्रॉम माय बिजी स्केड्यूल टू कम टू अ प्रोग्राम. And the fact is that the opposition continues to disrupt parliament, so it is not like I have a very busy schedule. It is a choice between sitting in the central hall and having coffee and waiting for the next disruption. And this is a welcome break for me. So thank you for inviting me. आप जो कह रहे हैं about COVID, and उसका मैं एक context set up करूँ and then I will answer your question. ये जो पिछले 19 महीने में जो दुनिया ने देखा है, भुगता है, has been one of the worst, most disruptive crises that modern world has ever faced. और उसका ये नतीजा है या उसका ये इम्पैक्ट हुआ है कि जो प्री कोविड के लाइव्स और लाइवलीहुड्स के मॉडल्स थे उसमें बहुत ही एक गहरा, बहुत डीप डिसरप्शन हुआ है. तो पोस्ट कोविड के बाद एक इस नए रियलिटी में अगर हम देखें तो जो एम्प्लॉयबिलिटी के स्किल्स रिक्वायरमेंट्स है, एम्प्लॉयबिलिटी के क्राइटेरियन है, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उसमें काफ़ी एक बदलाव आ गया है. तो स्किलिंग का ये रोल है कि जो हमारे एम्प्लॉयबल वर्कफोर्स थे बिफोर कोविड, उनको कैसे रेलेवेंट बनाएं, उनको कैसे रीस्किल करें, उनको कैसे डिजिटल स्किल्स दें ताकि उनके लाइवलीहुड्स में कोई परमानेंट डिसरप्शन ना आए. और जो नए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं वो इस रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के माध्यम से वो वर्कफोर्स में कंटिन्यू इन्वॉल्वमेंट रहे. तो जुलाई 15 को प्रधानमंत्री ने हमें एक निर्देश दिया था कि पोस्ट कोविड के टाइम में हम एक रीइमेजिन, रीडिजाइन करें स्किल इंडिया के इनिशिएटिव्स को. और उनका कहना यह था कि हम ज्यादा से ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल लर्निंग, डिजिटल स्किल्स लेके आए और हम उस तरफ काम कर रहे हैं. ऑल्सो राजीव, आपका थोड़ा बैकग्राउंड मैं देना चाहती हूँ. आई एम श्योर पीपल नो, बट आपका कंप्यूटर साइंस में आपने मास्टर्स भी किया है. तो एक तरफ से यू आर अ टेक्नोक्रेट इन द मोदी गवर्नमेंट एंड आई थिंक यू लैंडेड एट द राइट प्लेस in the right ministry also. We finally have a person who knows what the nuances of the ministry. In fact, agar Rajiv ji ke office mein jaएं तो there is a chip, he's put up 2 chips that he has also designed himself. He's been a chip designer. So little bit Rajiv about your background, how, you know, from the politics, from computer science to BJP. First of all, I just want to clarify because it is a little bit of a matter of pride for me कि मैं टेक्नोक्रेट का तो टाइटल मैं डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन मैंने 15 साल पॉलिटिक्स में रगड़े हैं, मैंने काम किया है. और मैं मानता हूं कि वो 15 साल का जो पब्लिक सर्विस का रिकॉर्ड इज नॉट समथिंग दैट आई वुड लाइक डिसमिस बिकॉज of a title called technocrat. I have worked. Not take that shortcut in your biodata. Yeah, 15 years of public service, yes, and then the BJP. And I think that my record of public service is a reasonably decent one, and even media critics would give me reasonably pass grades on that. So number one. Number two, look, yes, it is true that I've spent over 30 साल 35 साल से मैं technology
के मीन्स टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हूँ. मैं इंजीनियर था. मैं सिलिकॉन वैली में एक सीपीयू आर्किटेक्ट था, डिज़ाइन इंजीनियर था इंटेल में. मैंने 2 चिप्स के डिज़ाइन में मेरे आई वाज इन्वॉल्व इन दोस टीम्स. उसके बाद यहाँ पे इंडिया में आया और मैंने इंडिया के वन ऑफ द फर्स्ट मोबाइल कंपनीज में एज ए टेक्नोलॉजिस्ट, एज एन एंटरप्रेन्योर आई बिल्ट इट. तो विल नॉट डिनाई कि मेरे खून में या मेरे डीएनए में टेक्नोलॉजी इज वेरी एम्बेडेड इन इट. But the 15 years of life in politics has also taught me where technology can help and where technology can really help in governance, in improving the cause of a normal citizen. और 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने डिजिटल इंडिया का लॉन्च किया था, पहली बार पॉलिटिक्स में एक नैरेटिव बना कि टेक्नोलॉजी से कैसे लोगों के लाइफ में सुधार लाएं, सरकार के काबिलियत और सरकार के जो परफॉर्मेंस में कैसे इंप्रूवमेंट लाएं. और जो आपको तो याद ही है कि 4 से 14 तक जो हमारा एक नैरेटिव बना था डेमोक्रेसी का, दैट डेमोक्रेसी इज ऑलवेज डिसफंक्शनल, हैज टू बी करप्ट, subsidies will always be leaky, and in the famous words of the late Rajiv Gandhi, that every 100 rupees that is sent from Delhi, only 15 rupees reaches the beneficiary. All of that was the conventional narrative about democracies in general and India in particular. And from 2014, technology was deployed to turn that narrative around and in a sense nix that narrative. और आज के दिन में जो 100 रुपए निकलते हैं दिल्ली से बेनिफिशियरी की ओर, that 100 rupees reaches the beneficiary, as we saw during COVID. So I am the journey of my journey as a technologist, as a technology entrepreneur into politics. I do not consider that in any way contradictory. I think this is a natural progression for me, and I've always believed that technology can do good. And to be in a government that has given me the opportunity where technology can do good is, in my opinion, one more great opportunity in life. Technology is apolitical, so why the BJP and not the Congress? No, I think that is one of the biggest myths, that a person is apolitical. Every citizen of India is exposed to politics. Democracy in India is a very political phenomenon. People make choices once in every 5 years, whether they are voting for the central government or the state government or the local body elections. So I don't think there is such a thing as apolitical citizen. There's such a thing as silencing the minister, is it? Yeah, that may be part of what the media wants to do. But let me speak on anyway. But my point was that this apolitical is not, in my opinion, a recognizable characteristic or is a laudable characteristic in a democracy like ours. I think everybody has to be political, has to have views on who they want to have as their public representatives. It is okay to be neutral because you don't consider the choices that are available in the political domain acceptable to you. But to be apolitical, I think, is not the right way to describe an Indian citizen, or indeed me for sure. Okay, definitely very right and very BJP is how I'll describe you. But moving on to the road to recovery from COVID, how do you see, especially as you discussed earlier, employment is one of the big ticket issues. Economy is not, they have different views. I'm sure you have your own view, but definitely a lot needs to be done on the economy. Let's agree on that. No, look, Priya, I respond to this question with facts and data, and I think for those who do not recognize the last 19 months and the journey that India has traveled and where we are today, you are either being, you're just being deliberately loose and fast and furious with the facts, or you're just wanting to ignore the reality. And I like to respond to this with the famous quote in July 2020 by the architect of the 2008 financial crisis and 6 years of economic implosion in India, the great Shri P.C. Chidambaram. Why did I know? And in July 2020, he said, and I quote, "When will the BJP government acknowledge the gravity of the deepening economic crisis?" By the way, this is in the first quarter after the pandemic. "When will Prime Minister Narendra Modi acknowledge the failure of his economic managers?" This is the quote in July 2020. And we are today in December 2021.
We are the fastest growing economy in the world. We have delivered 1.4 crore, 1.4 billion vaccinations. We have received $81 billion in FDI, making us the largest recipient of FDI. Today, this economy that Mr. Chidambaram had problems with in July 2020 is creating unicorns at the rate of 2 a month. Yeah, and as I said, it is the fastest growing economy in the world, as recognized by the IMF and the World Bank. I, with great humility and with all responsibility, say today that the decisions taken during COVID pandemic that has left many countries in the world, including the largest countries, grappling with high inflation, social disorder, high unemployment, low investment, low economic growth, has left India in a position of tremendous momentum, and most importantly, going forward, looking into the future as the supply chains around the world change and people look to more trusted value chains, global value chains, leaves India with a tremendous opportunity for continuing growth and continuing to build on this momentum that we are seeing today. We are the single largest economic growing country in the world today, and we are the only country today that is growing close to double-digit growth. And this is something that I like repeating to Shri Chidambaram, because it is the height of irony that a man who presided over the global financial crisis in 2008 and left the economy in shambles for 6 years, today stands up and even, stands up with the courage or a moral authority to comment on this kind of economic performance. So I say, look at the facts, look at the reality. Does this mean that there are no challenges going forward? Absolutely not. The COVID pandemic has left scars on the economy. Are those scars permanent? Probably not. Some may be. Those need, like I said, reskilling and upskilling and transformation. But the reality today is that we are the fastest growing economy in the world, receiving the largest foreign direct investment amongst all nations of the world. Okay, but राजीव, कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे फोकस होगा, जो हमारी इकोनॉमी का जो क्या कहते हैं न्यू एज सेक्टर्स हैं, उसमें आपके मंत्रालय में भी काफी होंगे? ऐसा है कि मैं नहीं मानता हूं कि इसमें न्यू एज सेक्टर्स ही हैं। एक तो सही है कि कोविड के बाद डिजिटल टेक्नोलॉजीज और डिजिटल एडॉप्शन में काफी ज्यादा एक एक्सेलरेटेड पेस हो गया है दुनिया भर। तो जो डिजिटाइजेशन का जो एक माहौल बन गया है दुनिया भर, उससे इंडिया के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडियन टेक कंपनीज, इंडियन टेक स्टार्टअप्स ही उस डिजिटाइजेशन में पार्टनर होंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि अप्रैल से आज तक आईटी सेक्टर में 8 लाख नए जॉब्स क्रिएट हुए हैं। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 8 लाख नए जॉब्स इंडिया में, क्योंकि इंडिया और इंडियन कंपनीज बन रहे हैं पार्टनर्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बिजनेसेस, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स गवर्नमेंट्स एंड कंज्यूमर्स इन डिप्लॉइंग एंड प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। तो ये तो हुआ टेक्नोलॉजी सेक्टर का। मैं मानता हूं हमारे इकोनॉमी के दूसरे ड्राइवर्स भी हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में काफी बड़ा एक स्पीड भी आ गया है और इंक्रीज भी आ गया है। और मैं मानता हूं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि जो दुनिया के देश हैं पोस्ट कोविड, दे आर लुकिंग फॉर ट्रस्ट इन देयर वैल्यू चेन्स, और इंडिया के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि जो चाइना से निकलने वाले कंपनीज हैं वो इंडिया में आके बसे, इंडिया में इन्वेस्ट करें, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करें। तो ये कोई सिंगल डायमेंशनल ग्रोथ मॉडल नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर करें। टेक्नोलॉजी भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग भी होगा, कंस्ट्रक्शन भी होगा, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ये बहुत सही है कि हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर्स जो ट्रैवल डिपेंडेंट हैं उनमें एक स्लोडाउन आ गया है। ये ग्लोबल फिनोमेनन है, और मैं मानता हूं जैसे हमारे वैक्सीनेशन रेट्स बढ़ेंगे, जैसे हमारे पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन 80-90% तक डबल डोज होगा, मैं मानता हूं कि हॉस्पिटैलिटी और जो सर्विसेज सेक्टर जो इंपैक्ट हुए हैं उनमें भी एक रेजिलियंस और ग्रोथ आएगा। लेकिन राजी, हमारी वैक्सीनेशन का ग्रोथ आपने कहा था हमने 1.4 करोड़ किया है, लेकिन आधी पॉपुलेशन से थोड़ी ज्यादा ही वैक्सीनेट हुई है। इंडिया की आबादी भी बहुत है। हाल में हमने सेरम इंस्टीट्यूट के मिस्टर पूनावाला का इंटरव्यू देखा, ऑर्डर देना बंद कर दिया है तो मैं भी अपनी प्रोडक्शन आधी कर दूंगा। तो ये दोनों थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्शन इन टर्म्स नहीं है? नहीं, कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है। आप जनवरी 21 में
आप नहीं, respond to this like this. There is nothing wrong and there is a fundamental right for everybody to be cynical. And I think there is everybody has a right to be cynical. But our government under Prime Minister Narendra Modi ji will defy that cynicism by actual accomplishment. जैसे जनवरी में जब उन्होंने अनाउंस किया था कि हम 1 बिलियन वैक्सीनेशन शॉट्स देंगे दिसंबर तक, यहाँ पे पहुंच गए थे लोग, नहीं नहीं ये हमें गिनी पिग बना रहे हैं, ये वैक्सीनेशन बीजेपी का वैक्सीन है, हम नहीं लेंगे, ये सब तो ड्रामा हुआ था, सिनिसिज्म हुआ था। अक्टूबर 2021 में हमने दिखा दिया, सरकार ने दिखा दिया कि 1 बिलियन शॉट्स हम वी हैव गिवन अहेड ऑफ शेड्यूल। अक्टूबर के पहले अप्रैल भी तो आया था। नहीं, सेकेंड वेव आएगा। अभी वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ द डेस्टिनी vis-a-vis दी कोविड का पैंडेमिक, ओमिक्रॉन वेरिएंट या कोई और वेरिएंट होगा नहीं होगा, ये तो हम कंट्रोल नहीं करते हैं। उस नैरेटिव को कंट्रोल करना भी नहीं चाहिए। इफ इट इज कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर and we are not closing our borders, we will have the best defense against this is to vaccinate our population. The best defense for our economy is to ensure that our economy remains resilient, क्योंकि हमारे जो economic participants हैं उनको vaccination मिल गया है। और आपका जो कहना है कि आधा ही population को double shot मिला है, मैं आपको respectfully बता दूं, the path to a second shot is the first shot. पहले फर्स्ट शॉट करें तभी तो सेकंड शॉट पहुंचेगा। पर जो प्रोडक्शन को क्यों रोक दिया, ऑर्डर्स नहीं, यही मिस्टेक अप्रैल में हुई थी राजीव। उसी समय आप वैक्सीनेशन शॉर्टेज हुई थी बिकॉज वी डिड नॉट एंटिसिपेट। वही हो रहा है, हम दिसंबर में आ रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम जीत गए हैं, फिर प्रॉब्लम आएगी बिकॉज ओमिक्रॉन सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस भी है। प्रिया जी, ये एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल सरकार है। प्रोडक्शन टारगेट्स एंड बाइंग टारगेट्स आर लिंक्ड टू व्हाट द स्टॉक्स एंड इन्वेंट्रीज आर। ये वैक्सीन है, वैक्सीन को हम वैक्सीन के इन्वेंट्री को हम बाहर सड़क पे तो रख नहीं सकते। सो दीज आर ऑल प्रोडक्शन टारगेट्स एंड प्रोडक्शन कैपेसिटीज एंड प्रोडक्शन एंड बाइंग रिक्वायरमेंट्स आर डिक्टेटेड बाय कितने हमारे पाइपलाइन में हैं, कितने हमारे स्टॉक में हैं, उसके हिसाब से हेल्थ मिनिस्ट्री देगा इंडेंट्स। इसमें हम आप टू क्रिएट अ नैरेटिव कि हमने वैक्सीनेशन बंद कर दिया है, ये तो आई मीन सॉरी टू से दिस, ये तो बेवकूफी की बात है ना। हमने प्रधानमंत्री ने कहा है जनवरी 2021 में कि हम सभी भारतवासियों को मुफ्त में वैक्सीनेशन देंगे। अगर ये हमने अनाउंस कर ही दिया है, हम रोकेंगे क्यों? इसीलिए तो मैं सोचूं, क्योंकि बाकी विदेशों में तो थर्ड डोज की बात आ गई है, बूस्टर डोज की बात आ गई है। यहाँ पर ना बूस्टर डोज की बात हो रही है, ना हो रही है कि जब वैक्सीन मैन्युफैक्चरर खुद कह रहा है कि मेरे को और ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, और आपको मालूम है कि आधी % पॉपुलेशन को डोज नहीं मिला है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। और दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि वैक्सीनेशन को कंपल्सरी कर देना चाहिए? नहीं, देखिए आप कंफ्यूज ना हो, मैं इसलिए आपको बुलाया सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए। आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप मीडिया में हैं, आप अगर कंफ्यूज होंगे तो आपके व्यूअर्स भी कंफ्यूज होंगे। तो मैं आपको बड़ा रिस्पेक्टफुली बोल दूं कि इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। द पाथ टू अ थर्ड शॉट और अ बूस्टर विल बी डिसाइडेड बाय द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स दैट एडवाइज द गवर्नमेंट। और ये कोई एक कमरे में बैठ के एक मंत्री और एक सेक्रेटरी तय नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे काफी साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि पहला सेकेंड शॉट करें, और अगर एक्सपर्ट्स कहें कि एक बूस्टर शॉट की जरूरत है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सरकार विल डिसाइड इट। ये जो हमने पाथ ट्रैवल किया है जनवरी 21 से दिसंबर 21 तक, प्रिया जी मैं आपको और आपके थ्रू आपके व्यूअर्स को भी बोलना चाहता हूं, ये कोई छोटी काम नहीं है। ये जो हमने किया है, दिस इज नॉट एन इनसिग्निफिकेंट अचीवमेंट। 144 करोड़ Indians to be given vaccination in the last 11 months, especially when we did not have a vaccine on the month before that, is no small task. But why did we not have a vaccine in the month before that? ना वैक्सीनेशन करने के लिए जब अप्रैल तक ऑर्डर्स या अप्रैल में किक स्टार्ट हुए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं तो गैप आया है। आपको अगर कंक्लूड करना है कि कहीं ना कहीं गैप है, आप कंक्लूड कीजिए। मैं आई कैन ओनली रिस्पॉन्ड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट दैट द गवर्नमेंट इज कमिटेड
गवर्नमेंट जो जनवरी में शुरू किया है और अक्टूबर जो में माइलस्टोन अचीव किया है, दिसंबर में जो माइलस्टोन अचीव किया है, वो माइलस्टोन अचीव करते रहेंगे। इसमें ना तो स्टॉक का प्रॉब्लम है, ना तो प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है, ना तो इन्वेंट्री का प्रॉब्लम है, ना तो डिलीवरी का प्रॉब्लम है। स्टेट्स आर वर्किंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ट्रू पार्टनरशिप टू प्रोटेक्ट इंडिया and to make every Indian resilient against this variation of the COVID as well as every future variant of the COVID. ठीक है, आखिरी में मैं एक और सवाल करना आखिरी का सवाल करना चाहती हूँ कि जो मैंने पहले आपसे सवाल किया था, हाउ इज इट लाइक टू वर्क इन द मोदी गवर्नमेंट? यू नो, यू वर्कड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, नाउ यू आर वर्किंग इन दिस सेक्टर, सो थोड़ा सा वर्किंग स्टाइल के बारे में अब हमको बताएंगे? नहीं, मैं मानता हूँ इट इज एन वेरी इंस्पायरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, because one of the defining attributes of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is he lays out targets and goals for the country that many cynics say are not achievable, and he goes ahead and delivers on that. And that is an amazing track record in a country where we have seen multiple leaders come, multiple leaders go. बहुत सारे लोगों ने स्लोगन बनाए हैं, स्लोगन उड़ाए हैं। यही एक प्रधानमंत्री है जिन्होंने टारगेट रखकर टारगेट अचीव किया है, लोगों को प्रोटेक्ट किया है, और इकोनॉमी को हमारे दिल्ली में बैठ के जो वंडर टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट जो क्रिटिसाइज करते थे उन्होंने दिखाया है कि इस कोविड के दौरान भी इंडिया मजबूत है, मजबूत रहेगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ 10% तक उन्होंने लेकर खड़ा रखा है इकोनॉमी को। एंड आई फील इट इज वेरी इंस्पायरिंग, एंड द अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव टू सर्व इज इंडीड अ अपॉर्चुनिटी दैट आई वैल्यू एंड चेरिश अ लॉट। Thank you, Rajiv ji. I will rest by saying that yes, I do. I disagree with you on some point, but I'm scared you will again put me in Chidambaram's khema. So then, like I said, it's a fundamental right of every journalist to be wrong. Well, I'll stick to being a cynic and allow him, since we are the host, to let him have the last word. Thank you, Rajiv.